गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये हमारा यूपीएससी प्री 2020 का पेपर है। ठीक है, ये 2020 का पेपर है जो प्री में पूछा गया था। तो देखो, इसको हम डील करते हैं, पढ़ते हैं, यानी कि आंसर जानने की कोशिश करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आए थे हम इससे अंदाज़ा लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो जैसे पहला गलत हुआ तो हम चेक कर सकते हैं कि ये वाला नहीं हो सकता और ना ही हमारा डी हो सकता है, यानी कि बी और सी में से कोई आंसर हो सकता है। लेकिन 3 को चेक कर लेते हैं। तो हमारे आधार बीमा उत्पादों के लिए प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो तीसरा भी गलत, यानी कि हमारा आंसर जो ठीक होगा वो बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। यानी कि आप जो है इस तरह से क्रॉस चेक करके आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। तो यानी कि जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर हों, जहाँ पावर दोनों की बराबर हो, वो क्षेत्र कौन सा है। तो नई अखिल भारतीय सेवाएं पहला अगर देखें तो ये गलत है, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है। आपको पता होगा कि आर्टिकल 312 के अंदर क्या है कि सभी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं को शुरुआत के लिए क्या राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, तो इसलिए गलत है। उसके बाद सरकार को हटाने के विषय में बी क्वेश्चन, संविधान में संशोधन के विषय में। तो ये एक स्टेट में है, तो इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों की बराबर पावर है, दोनों कर सकती है। सरकार को हटाने के विषय में यहाँ पर लोकसभा की ज़्यादा पावर होती है, राज्यसभा नहीं। कटौती प्रस्ताव, यहाँ भी हमारी लोकसभा अधिक पावरफुल होती है। तो हमारा आंसर होगा बी इज़ करेक्ट। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ये शायद उस टाइम पर थोड़ी सी न्यूज़ में थी, तो उस आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, MPLAD शॉर्टकट ये है, शॉर्ट में इसको ये बोलते हैं, निधियाँ टिकाऊ परिसंपत्तियाँ जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट ठीक होगा क्योंकि इसी पर हम इसको खर्च करते हैं। तो ये हमारा ठीक है। तो पहला हमारा करेक्ट है, तो इसका मतलब बी, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, बी तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा, प्रत्येक सांसद की निधि एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति को प्राप्त उसका लाभ होना चाहिए। तो ये भी हमारा ठीक होगा। क्लियर, ये भी ठीक होगा। कुछ परसेंटेज जो है SC ST के लिए रिजर्व होना चाहिए, और एक जगह हम देखते हैं होता है। अगर आपको नहीं भी पढ़ा तब भी आप कर सकते हो। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास है, यानी कि 1 और 2 ठीक है, तो 1 और 2 सब में हम नहीं कर सकते। 3 और 4 इनमें से देखते हैं क्या होता है। अगर 3 में 4, तीसरा देखते हैं कि MPLAD निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधियों अगले वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया, यानी कि उनको आगे। तो ये हमारा स्टेट थोड़ा सा डाउट में है, इसको तो ये हमें लगता है गलत है। उसके बाद ये 10% का जिला प्राधिकार द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण, तो ये हमारा ठीक है बिल्कुल। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरे होगा। उसका चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से मूल अधिकारों के किस वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो ये तो बहुत ही आसान है और हमने पढ़ रखा है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को लेकर है। और आप ये भी जानते होंगे कि 14 से 18 जो आर्टिकल हमारे, वो क्या है, समानता के अधिकार के अंदर सम्मिलित होते हैं, राइट टू इक्वालिटी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा डी आंसर ठीक होगा। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है। ठीक है, तो संविधान की उद्देश्य के द्वारा, यानी कि कहाँ पर इसको बताया गया है, कहाँ पर डिफाइन किया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभेदीकरण। क्लियर, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा DPSP के अंदर। ठीक है, तो DPSP के अंदर अगर आप देखेंगे शायद आर्टिकल 50 है। ठीक है, एक बार चेक कर लिया, मुझे याद 50 है आई थिंक। ठीक है, क्योंकि 51 जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को लेकर है। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा बी आंसर बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, इंग्लिश में भी है।
उसके बाद 6 क्वेश्चन, हाँ ये रहा हमारा। छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए अनेक उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें है वृहत आर्थिक रूपरेखा का विवरण, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये किस कारण से, यानी कि कौन से आदेश हैं या कौन सा नियम है जिसके वजह से ये चीज़ भी साथ में शामिल की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। तो देखो एक ही चीज़ है इसके अंदर, ये जो आर्टिकल ये भी नहीं हो सकता, लेकिन डाउट हो सकता है कि हाँ ये परंपरा हो ऐसा, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल 112 में ऐसा कुछ कहा नहीं गया, ना 110 में, आर्टिकल 113 भी नहीं है। और ये जो हमारा है डी ऑप्शन, ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये इसके द्वारा ही प्रबंधन, यानी कि बजट का प्रबंधन और उत्तरदायित्व जो है उसके प्रावधानों के अंतर्गत इसको प्रस्तुत किया जाता है, MEFS, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, छठे का हमारा डी सही होगा। क्लियर। उसके बाद 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है। तो देखो इसका आंसर सीधा है सीमित सरकार। आप लगा सकते हो विधानमंडलीय द्वारा सरकार, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। लोकप्रिय सरकार बिना संवैधानिक भी हो सकती, गैर संवैधानिक भी हो सकती, बहुदलीय सरकार, ऐसा कोई मतलब नहीं। तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा था। देखो पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, काफ़ी आसान होते हैं और सभी बच्चे उनको कर करके आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा 8वां क्वेश्चन के मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के अंतर्गत प्रतिबंध करता है। तो देखो हमारी उद्देश्य का ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी थोड़े सी ये सिद्धांत नजर आते हैं, समानता, स्वतंत्रता वगैरह वगैरह, DPSP और मौलिक कर्तव्य सब हमारे इसके अंदर आते हैं। तो हमारा डी आंसर भी सम्मिलित इसके अंदर होगा। तो ये जो हमारी UDHR है, यानी कि UDHR 1948, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, यहाँ से कभी भी किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर। पॉल साइंस के विद्यार्थी होने के नाते आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण, यानी कि LSA, ठीक है, निम्न में से निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं किन लोगों को मिलती है। नंबर 1 देखते हैं किसे मिलती है, कि क्या 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले, बिल्कुल 1 लाख से कम वालों को सबको मिलेगी। उसके बाद क्या 2 लाख से कम वार्षिक वाले ट्रांसजेंडर को, ये भी ठीक है। 3 लाख से कम वार्षिक अन्य OBC, ऐसा कुछ नहीं है, और सभी वरिष्ठ नागरिकों भी ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर जो UPSC ने दिया था वो इसका आंसर है A, यानी कि 1 और 2 करेक्ट है। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको देखते हैं क्या है। तो इसमें से एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय समझौता और संगठन है, और उनके विषय किस विषय में वो है। तो अल्मा आटा घोषणा किससे संबंधित है, ये बताना है आपको, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए है। तो ये बिल्कुल ठीक है, अल्मा आटा जो है वो लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित। हैग समझौता जो है वो नहीं है। हैग समझौता जैविक और रासायनिक शस्त्र, ये नहीं है, गलत है ये। उसके बाद देखते हैं तालानोवा संवाद, वैश्विक जलवायु, ये ठीक है। उसके बाद यानी कि एक और तीन, तो हमारा C सही हो जाएगा, ठीक है। 10वें का C आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ये हमारा इंग्लिश में है, ये देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये रहा, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों की सरकार में प्रतिनिधित्व, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा, ये तो प्रैक्टिकल वाली बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संसद सरकार की प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ये हो सकता है। उसके बाद देखते हैं सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, और लोगों के द्वारा निर्वाचित, लेकिन लोग हटाते नहीं हैं, ये ठीक है, ये गलत हो जाएगा।
सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय पूर्ण होने के पूर्व हटाए। देखो बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है, तो इनमें से है हमारा बी आंसर ठीक होगा। ठीक, 11 का हमारा बी ठीक होगा। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य है। देखो ये क्वेश्चन कल्याणकारी राज्य से 2013 में पूछा गया था प्री में, 2015 में पूछा गया था। कहने का मतलब ये है कि हमारा डीपीएसपी है वो हमेशा क्या होता है, वो सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं हर बार, ऐसा कुछ नहीं। और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है कि आप डीपीएसपी को अच्छे से तैयार करो। ठीक है, एक बात और बताता चलूँ कि ये जो हमारा क्या ये सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डीपीएसपी है इसके जो आर्टिकल है, यानी कि आर्टिकल आप आर्टिकल 35 से लेकर के 51 तक, या सॉरी 36 से लेकर के 51 तक जितने भी आर्टिकल है उनके विषय में क्या क्या बातें हैं वो सारे रट लो। क्योंकि आजकल जो भी एग्ज़ाम लेने वाले यूपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह हो, सारे के सारे क्या कर रहे हैं कि डीपीएसपी से डिटेल में एक एक चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आप इसको कर सकते हो और इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। हर एक एग्ज़ाम में डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 11वें का हमारा बी ठीक होगा। 12वें का हमारा क्या होगा, तो ये कल्याणकारी राज्य के उदाहरण कहाँ पर है, डीपीएसपी सबको पता है। क्लियर, 12वें का हमारा हो गया बी, ओ सॉरी ए। उसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन, सॉरी 13 क्वेश्चन की तरफ। और 13 क्वेश्चन ये रहा। देखो पॉलिटी से 10-12 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो पॉलिटी बहुत ही बेहतरीन एरिया है जहाँ पर आप मेहनत कर सकते हो और आसानी से नंबर मिल सकते हैं यहाँ पे। तो मूल ढांचे को संविधान का निरपेक्षता, तो देखो ये मूल ढांचे की कोई परिभाषा नहीं है और यहाँ पे परिभाषा बता रखा है, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद है भारत का संविधान नागरिक को स्वतंत्रता उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक, तो ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, यस, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, तो वर्ग संघर्ष नहीं है। ठीक है, पहला एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, क्या ऐसा है, तो बिल्कुल है। उसके बाद ये सही हो सकता है, वर्ग संघर्ष नहीं, निजी संपत्ति का नहीं, आर्थिक निधन नहीं, तो ये हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। 14 का ए करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं, क्योंकि देखो गांधी बात करता है राज्य विहीन, ठीक है। उसके बाद कार्ल मार्क्स अगर आपने जरूर पढ़ा होगा तो वो भी कहता है राज्य विहीन वर्ग विहीन, ठीक है, शोषण विहीन समाज की स्थापना करने की बात करते हैं। तो ये दोनों एक स्तर पर आकर के सहमत होते हैं, लेकिन दोनों अलग भी हैं काफ़ी। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 15, भारत में के संदर्भ में नौकरशाह का निम्न में से कौन सा उपयुक्त चरित्र है। तो देखो नौकरशाह क्या करते हैं, लोक नीति को लागू यानी क्रियान्वयन करते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक का, पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं कि भारत, क्योंकि जो नौकरशाह है वो कार्यपालिका का भाग है और कार्यपालिका करती है नियमों को लागू, लोक नीति को लागू करने में भूमिका अपनी अदा करती है। भारत के संविधान की उद्देशिका भारत का संविधान का भाग है, यस है, किंतु विभिन्न प्रभावों के विभिन्न, यस, तो भारत के संविधान का भाग तो है, ये है, ठीक है, और विधिक प्रभाव नहीं रखती, ऐसा नहीं है, गलत है। संविधान का भाग नहीं है, ये भी गलत है। संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे इसका कोई अन्य भाग, ऐसा भी नहीं है। संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर, बिल्कुल इसको रिलेट किया जाता है, जो होती है ना हमारे उद्देश्य का, उसको रिलेट करके पढ़ा जाता है। ठीक है, संविधान का भाग है लेकिन उससे हम उसका निचोड़ एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा 16 का डी आंसर बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 ये इंग्लिश में है। उसके बाद चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। तो ट्रांस रिजर्व निर्दिष्ट करते हैं कि ये ट्रांस रिजर्व क्या है, स्वर्ण ट्रांस क्या होता है ये बताना है। तो ये आपको देखना मिलेगा, आपने अगर आप इको पढ़े होंगे तो उसमें कुछ रिजर्व की बात होती है कि इतना रिजर्व ये रखना होगा। तो ये हमारा जो है वो 17 का डी आंसर, IMF में ऐसा होता है। ठीक है,
17 हुआ। उसके बाद 18 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। भारत में भाग 4 के अंतर्गत प्रावधानों के संदर्भ में सही कथन भी न्यायालय द्वारा प्रदत्त होंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि ऐसा नहीं है। डीपीएसपी की बात कर रहा है। देखो डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे, किसी भी न्यायालय द्वारा बिल्कुल ठीक नहीं होते ऐसा। यानी कि 2 ठीक है, तो बी करेक्ट हो सकता है और डी सही हो सकता है। तीसरा चेक करते हैं, इस भाग में अधिकांश सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो प्रभावित करते हैं ज़्यादातर, तो डी आंसर हमारा करेक्ट होगा, यानी कि 2 और 3। डन। 18 की तरफ चलते हैं। 18 हुआ, यस। 19 क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देखो पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम 19 पे आ चुके हैं, एक तरह क्वेश्चन था बस, लेकिन वो भी क्या था, पॉलिटिक्स रिलेटेड है। आईएमएफ वाला भी क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं, वहाँ से रिलेट हो रहा है। और पॉलिटी के 20 क्वेश्चन एक साथ हैं, हम देख सकते हैं। उसके बाद 19 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे सब पॉलिटी मिला। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री, देखो ये गलत है, क्योंकि मंत्री बनने के लिए आपकी एज कुछ और होती है और मतदाता के लिए हमारी एज क्या होती है, 18 वर्ष होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट है। आपको पता है कि कम से कम 25 साल होनी चाहिए लोकसभा के लिए, तो इसलिए ऐसा नहीं है, ये गलत है। इसमें पहला गलत हो गया, तो हमारा ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद बी और डी में से एक हो सकता है, ठीक है, बी और डी में से एक हमारा आंसर हो सकता है। चेक करते हैं बी क्या है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम, देखो ये अधिनियम जरूर पढ़ लेना चाहिए आपको। 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडित अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है उसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया। चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर ऐसा नहीं होता, स्थायी नहीं होता, वो अस्थायी है। तो ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये गलत है, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो डी सही होगा। ना तो 1 ठीक है, ना 2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति, देखो 20 क्वेश्चन हमारे पॉलिटिक्स। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का होत कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, उसकी मर्जी है, कहीं भी कर सकता है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों, नहीं भाई 3 की बात नहीं करता, 2 की बात करता है। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 3 होते हैं लेकिन 2 की बात करता है, 3 हो जाए 4 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास, गलत है। पहला वाला ठीक है, तो दूसरा गलत है, इसका मतलब डी गलत है, ये गलत है। यानी कि तीसरा, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम निर्धारित नहीं है जब संस्था, हाँ ये बिल्कुल, दिन कोई निर्धारित नहीं, कितने 4 दिन 5 दिन कितने भी दिन चले, उसमें कोई ऐसा निर्धारण नहीं कर रखा। तो 20 का हमारा जो आंसर होगा वो हमारा सी करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 21, ये इंग्लिश में है, और ये हमारा 21 ये रहा। देखो 21वां क्वेश्चन जो है हमारा किससे है, ये जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, किसको क्या कहा जाता था, औरंग, बेनियान, मीरा सीदार, इनको क्या क्या कहा जाता था, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखो औरंग जो है ये गलत मिलान है, ये बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट को बेनियान बोलते। मिरासीदार जो है राज्य का नाम है, राज्य था। 2 और 3 ठीक होगा, हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में देखते हैं क्या है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, तो देखो 20 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ये। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन है, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से। तो देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन हर बार पूछता है, एक दो क्वेश्चन पक्के आते ही आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। लोक उत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघीय संप्रदाय की शाखा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद महासंघियों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल ठीक है। 2 3 ठीक है, तो हमारा आंसर होगा बी इज करेक्ट। 22 का बी हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 23, 23 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पड़े प्रभाव, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारा, उसको बताना है, ठीक है। तो भारतीय दस्तकार नष्ट होगा, बिल्कुल सही था कि हमारे दस्तकार जो थे वो नष्ट होता, ए आंसर करेक्ट होगा। 24 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के इतिहास में घटनाओं का विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय,
यानी कि उनको जो घटना है उनको क्या करना है, कालक्रम के अनुसार प्रारंभ से प्राचीन से उनको लगाना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर की तरफ। क्लियर। तो 24 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 में है कि कौन सा वाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोत में प्राय उल्लेखित है। हुंडी। देखो हुंडी ये शब्द आप जब इको पढ़ते हैं वहाँ पर जो होगा तो राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श ऐसा नहीं था। ठीक है, ये नहीं है परामर्श वाली बात नहीं। प्रतिदिन का लेखा जो होगा अंकित ये हो सकता है विनिमय पत्र, तो ये विनिमय पत्र था। ठीक है, विनिमय पत्र है क्या, सी आंसर इसका 25 का चाहिए। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो। अगर आप चाहते हैं तो मैं और आगे 25 और इस तरह से पेपर को सॉल्व कराऊंगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।